नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का हेट स्पीच को लेकर एक सख्त टिप्पणी इस समय आई है। उसमें कहा गया है, मुख्य पॉइंट्स आपको बता दें, धर्म को राजनीति से मिलाना हेट स्पीच का स्रोत है। बड़ी समस्या यह है कि राजनेता धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हेट स्पीच के मामलों में राज्यों की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य बेअसर और अशक्त हो गए हैं, समय पर काम नहीं करते। इस असहिष्णुता से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकते। आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कानून के शासन की जरूरत है। गो टू पाकिस्तान जैसे बयानों से नियमित रूप से गरिमा को तोड़ा जाता है। कभी हमारे पास नेहरू, वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे। अब लोगों की भीड़ फालतू तत्वों को सुनने के लिए आती है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ मौजूद है। आशीष, इतनी कड़ी सख्त टिप्पणी किस मामले पे और क्या आंकलन जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है इससे? जी देखिए, महाराष्ट्र में पहले भी एक फरवरी के वक्त में एक रैली होनी थी, उसको लेकर यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट पहुँचे थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रैली की इजाज़त तो है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये देखे कि किसी भी तरह हेट स्पीच ना हो, क्योंकि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बाकायदा जारी की है और ये भी कहा है कि सो मोटो लेकर पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है, किसी आदेश का इंतजार नहीं होना चाहिए और कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का मामला हो। तो यहाँ पर उसी पर एक कंटेम्प्ट पिटीशन याचिकाकर्ता ने लगाई और कहा कि इसके बाद करीब बहुत सारी रैलियाँ हुई हैं, धार्मिक रैलियाँ, जिनमें हेट स्पीच खासतौर पर मुस्लिमों के खिलाफ दी गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार को अवमानना नोटिस जारी करे और उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई करे। तो ये पिटीशन लिस्ट हुई थी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उन्होंने बार बार ये कहा कि जो सिलेक्टिव तरीके से याचिकाकर्ता यहाँ पिटीशन लगा रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें हिंदुओं और क्रिश्चियंस के खिलाफ भी बयानबाजी की गई है, हेट स्पीच दी गई है। केरल की एक क्लिप का भी जिक्र किया उन्होंने और कहा कि किस तरह से नेता बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, केरल सरकार को भी नोटिस होना चाहिए। लेकिन जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की जो बेंच थी, उन्होंने सख्त टिप्पणी की और कहा कि राजनीति और धर्म एक साथ मिल गए हैं, धर्म को मिला लिया गया है राजनीति से। हेट स्पीच का ये सबसे बड़ा स्रोत है। हेट स्पीच और कुछ नहीं है बल्कि एक राजनीति है, और हेट स्पीच को अगर रोकना है तो राजनीति को अलग करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम नंबर 1 बनने की बात करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें नंबर 1 नहीं बना सकती है। असहिष्णुता और बौद्धिक कमी इसमें बाधक है। अगर सुपर पावर बनना है तो फिर हमें जो है वो कानून का शासन लागू करना होगा। उन्होंने ये भी कहा राज्य अशक्त हो गए हैं, बेअसर हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो राज्य हैं क्यों? हेट स्पीच पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? एक मैकेनिज्म क्यों नहीं तैयार किया जाता? ये भी कहा गया कि गो टू पाकिस्तान जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो गरिमा को तोड़ते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत में रहना चुना, वो हमारे भाई और बहन हैं, उनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और लोगों को खुद संकल्प लेना चाहिए कि वो किसी भी धर्म को अपमानित नहीं करेंगे। हालांकि आगे की हियरिंग अब 28 अप्रैल को होगी। महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि वो इस पर जवाब दाखिल करें। तो एक अहम सुनवाई यहाँ थी और सुप्रीम कोर्ट बार बार हेट स्पीच पर बड़े सवाल उठाता भी रहा है, अब भी वही हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो गौर करने लायक है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में चुनाव होंगे और नतीजे 13 मई को आएंगे। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए मतदान होगा और कर्नाटक का चुनाव इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसके नतीजों का असर आने वाले जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा और अगले साल 2024 में तो लोकसभा के चुनाव ही हैं। 24 मई को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव 10 मई को एक फेज में होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। राज्य में 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं। शेड्यूल फॉर द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस फॉर 2023 वुड बी लाइक दिस। मतदान 10 मई को एक ही चरण में होगा। मतगणना 13 मई को की जाएगी। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. चुनाव आयोग तो तैयार है, लेकिन प्रदेश में पार्टियां अपने उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई हैं।
विधानसभा की 224 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेडीएस ने 93, आप ने 80 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने अब तक एक भी सीट का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के सामने खेमेबाजी और एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती बढ़ी है। पूर्व सांसद मंजूनाथ कनूर लिंगायत है और मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के खासम खास, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया और अब वो बोमई के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। I am fed up with the administration as well as their attitude. मैंने बीजेपी नेताओं के एटीट्यूड की वजह से बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है। बसवराज बोमई ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं। इस बार 100% वो हारेंगे। 100% he is going to lose his constituency. कुछ इसी तरह कांग्रेस में भी सिद्धरमैया को लेकर उठापटक है। उन्हें वरुणा सीट से टिकट दिया गया है, वो कोलार से भी लड़ना चाहते हैं। अब तक तकरीबन 22 जिलों का विजिट कर चुके हैं हम और चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग समितियां भी बनाई हैं। सब अपना काम कर रहे हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें काफी सहयोग मिल रहा है। हमें यकीन है कि भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार फिर से बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस कुमारस्वामी के नेतृत्व में एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका के लिए जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनावों में 40 दिनों से भी ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में अब भी फेरबदल की काफी संभावनाएं हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार की शुरुआत 5 अप्रैल से कोलार में करेंगे। कोलार वही जगह है जहां पर राहुल गांधी ने मोदी उपनाम को लेकर बयान दिया था और इसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। इस मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। उधर कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो नोट उड़ाते हुए दिख रहे हैं। डीके शिवकुमार का ये वीडियो मांड्या की रैली का बताया जा रहा है, जिसमें वो 500 के नोट उड़ाते दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के विरोध में आज कांग्रेस ने बेंगलुरु में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वाटर कैनन भी चलाई। शॉर्ट नोटिस में बुलाता है और तुरंत जज चेंज हो जाता है। जज चेंज के बाद जजमेंट हो जाता है। जजमेंट के बाद 24 आवर्स के अंदर डिस्क्वालीफाई होता है। भाई साहब, कोर्ट ही आपको 1 महीने समय दिया है, तो इस पे डिस्क्वालीफाई क्यों? पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी आके दोबारा सवाल ना पूछे 20,000 करोड़ का, ये सारी चीजें। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा और वॉशिंग मशीन करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि मीडिया चैनल्स को कहा गया है कि ममता को मत दिखाना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर मैं प्रधानमंत्री हाउस के बाहर भी बैठ सकती हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में तूफान आने वाला है, सभी विपक्षी दलों को मिलकर लड़ने की जरूरत है, हमें सत्ता से बीजेपी को हटाना ही होगा। আমি শুনেছি সকাল থেকে চ্যানেলদের বলা হয়েছে মমতাজি কো ধরনা মত দেখানা। বিজেপি থেকে সব হাউসে হাউসে অর্ডার গেছে। আমি বলি बीजेपी ममता जी को धरना दिखाने से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहाना मत बनाओ। ममता जी का हिम्मत है, अगर जरूरत पड़े तो पीएम का हाउस का पास में भी ममता जी बैठ सकते हैं। इतना हिम्मत तो हमारा है।
उधर बीजेपी आज पहली बार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी, लेकिन संख्या बल न होने के चलते पीछे हट गई। इसके जवाब में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए विश्वास मत लेकर आ गए। 2025 का चुनाव आएगा, जिस कुर्सी के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, कोई भाजपा का कार्यकर्ता इस कुर्सी के ऊपर बैठेगा। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही याद रखना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता के बीच ये संवाद बुधवार को तब हुआ जब दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल खुद विश्वास प्रस्ताव ले आए। दरअसल बुधवार को बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली थी, लेकिन जरूरी संख्या न होने के चलते बीजेपी को पीछे हटना पड़ा। आज हम ये कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए लेके आए हैं, पहली बार भारत के अंदर ऐसा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इनका हार गए, ला ही नहीं पाए, तब भी एक पार्टी ने वॉलंटरली अपनी मर्जी से कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं, भाई कहो जो कहना है। तो आज इन्होंने कहा हम कंस्ट्रक्टिव, एक वो दोहा है ना, निंदक नियरे राखिए, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा को क्रिटिसाइज करें, हम चाहते हैं कि ये हमारी कमियां निकालें, हम चाहते हैं कि ये हमारी गलतियां निकालें, जिससे हम सीख सकें। तो आज इन्होंने केजरीवाल ने अपने सभी विधायक एकजुट तो दिखाए ही, साथ ही प्रधानमंत्री के आरोप का जवाब भी दिया कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जी जगह जगह एक बात बोल रहे हैं, बोले ये ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पे इकट्ठा कर दिया। ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक थोड़ी सी स्टेटमेंट तो सही है, थोड़ी सी गलती है। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया। बाकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आखिर बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रही थी, और अगर ला रही थी तो उसको ये कैसे नहीं पता था कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद नहीं है। और इसी का फायदा बाद में आम आदमी पार्टी ने उठाने की कोशिश की और अविश्वास प्रस्ताव तो आया नहीं, बल्कि उसके जवाब में विश्वास प्रस्ताव ही केजरीवाल लेकर आ गए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और आज भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में पाकिस्तान और चीन भी वर्चुअल तौर पर शामिल रहे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ किया है कि अभी सभी राज्यों को एक दूसरे की संप्रभुता और सरहदों का सम्मान करना चाहिए। इशारा चीन की ओर था कि भारत और भूटान में सीमाओं को लेकर विवाद में उलझा हुआ है। डोभाल ने आतंकवाद की फंडिंग का सवाल भी उठाया और आतंकवाद निरोधी सहयोग पर जोर दिया। इसे भी चीन के लिए संदेश माना जा रहा है, जिसने कई आतंकवादियों के खिलाफ पाबंदी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में रोक लगाई है। और अब मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से खुशखबरी है। भारत में 1952 के बाद पहली बार चीते का जन्म हुआ है। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने आज 4 शावकों को जन्म दिया है। पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन नन्हे शावकों की फोटो ट्वीट कर लिखा, नन्हे मेहमानों के आने का प्रीतम आनंद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी ट्वीट कर कहा है कि ये अमृतकाल के दौरान हमारे वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण सासा को बचा नहीं पाए।
लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रणाम करता हूं। चीता पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पे जारी रहेगा। नमस्कार।